हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस्लामिक देशों के संगठन बोले तो ओआईसी ने भारत के खिलाफ फिर से उगला है जहर। कश्मीर को अवैध बताकर दिया है सबसे बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इस बार ओआईसी ने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहाँ पर सिर्फ ओआईसी ने ही नहीं बल्कि दोस्तों चीन ने भी भारत के कश्मीर मुद्दे को लेकर दिया है सबसे बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे क्या कहा चाइना ने भी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। अपना भारत लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए करने जा रहा है अब ये सबसे बड़ा काम। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है ऋषि सुनक से फोन पर बात। भारत और ब्रिटेन के बीच जल्द हो सकता है एफटीए समझौता। बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनक के सामने क्या क्या मुद्दा उठाया है दोस्तों भारत और ब्रिटेन को लेकर। दोस्तों साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनने को लेकर दोस्तों वैसी के इस बयान का जवाब दिया है हिजाब वाली ने। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा उन्होंने, और साथ ही साथ हर तरह की जानकारी दोस्तों आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले कुछ ही सालों में नंबर 1 कंट्री बन जाएगा दोस्तों। और यही वजह है कि भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है, और भारतीय सेनाओं पर आपको गर्व है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ फिर उगला है जहर। दोस्तों कश्मीर को बताया है अवैध इलाका। बता दें इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन बोले तो ओआईसी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। ओआईसी ने अपने बयान में जम्मू और कश्मीर को भारत का अवैध क्षेत्र बता दिया है। दोस्तों ओआईसी ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कहा है कि 27 अक्टूबर 2022 को जम्मू और कश्मीर पर भारत के कब्जे के 75 साल पूरे हो गए हैं, और इस्लामिक देशों के संगठन ने कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। इससे पहले भी ओआईसी ने कई बार कश्मीर को लेकर दोस्तों भारत के खिलाफ ऐसी ही बयानबाजी की है, और हर बार भारत ने ओआईसी को आईना दिखाते हुए उन्हें कश्मीर मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी है। ओआईसी के इस बयान पर कश्मीरी नौकरशाह और आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बता दें ओआईसी ने कहा है कि इस अवसर पर जनरल सचिवालय, इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद के निर्णयों और प्रस्तावों के अनुसार भारत से 5 अगस्त 2019 को की गई अवैध एक तरफा कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परिवर्तन के लिए बाद के कदमों को रोकने और उलटने का आग्रह करता है। ओआईसी ने आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर में जनसांख्यिकी संरचना को बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों ये तो रही ओआईसी का भारत के कश्मीर को लेकर बयान। दोस्तों 370 को लेकर बयान, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ओआईसी के कारनामे क्या क्या हैं? बता दें ओआईसी कहने को इस्लामी देशों का सबसे बड़ा संगठन है, और इसकी स्थापना इन देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में मुस्लिमों की आवाज बनने के लिए की गई थी। ओआईसी की स्थापना के बाद से ही इस पर सुन्नी मुस्लिमों देशों का कब्जा है। मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाला ओआईसी आज तक चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर मुंह नहीं खोल सका है। दोस्तों सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर यह संगठन चुप्पी साधे रहता है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक कार्रवाई पर भी ओआईसी मुंह को सिले हुए बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और भारत के कश्मीर पर जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और बयान पर बयान लगातार दे रहा है। दोस्तों आग और जहर ये दोनों चीज उगलने की कोशिश ओआईसी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे ओआईसी संगठन को हमारे कश्मीर को लेकर? दोस्तों सुझाव राय जरूर दीजिएगा, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कश्मीरी आईएएस शाह फैसल ने ओआईसी को क्या जवाब दिया है। ओआईसी के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर कश्मीरी नौकरशाह और आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने जवाब देते हुए लिखा है कि ये 75 साल नहीं बल्कि 5000 साल के सभ्यतागत रिश्ते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा पोषित हैं, और हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। और भी बहुत कुछ कहते हुए जवाब दिया है। दोस्तों ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर अवश्य कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई जवाब दे सके। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां चीन ने भी फिर भारत के आंतरिक मामले में दिया दखल। कहा कश्मीर मुद्दा बातचीत से सुलझाएं भारत और पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, यानी कि कश्मीर मुद्दे पर फिर बेगानी शादी का अब्दुल्ला बन चुका है चाइना। दे दी बिन मांगी सलाह। बता दें भारत के पड़ोसी चीन की हालत इन दिनों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हो गया है। आदत से मजबूर चीन ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे पर बिन मांगी सलाह दी है। उसने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा बातचीत और विचार
विमर्श के जरिए सुलझाना चाहिए तथा स्थिति को और जटिल बनाने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से बचना चाहिए। एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा कश्मीर मुद्दे के बारे में किए गए सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ताओं माओ निंग ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति हमेशा एक समान और स्पष्ट रही है। माओ ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास का एक शेष मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से ठीक से हल निकाला जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को स्थिति को और जटिल बनाने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से बचना चाहिए। साथ ही विवाद को सुलझाने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और विचार विमर्श में शामिल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चीन इससे भी पहले कई बार कश्मीर पर यह बयान दे चुका है दोस्तों, और भारत ने भी कई बार चीन को इस मसले पर खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। और साफ साफ भारत ने पूर्व में कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले पूरी तरह से देश के आंतरिक मामले हैं। विदेश मंत्रालय ने इस साल मार्च में कहा था कि चीन सहित अन्य देशों को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भारत उनके आंतरिक मुद्दों पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी से परहेज करता है और उनको भी यही करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, चीन को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया ऋषि सुनक से फोन पर बात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक से बात करके उन्हें कार्यभार संभालने पर बधाई दी और कहा कि दोनों नेता एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के महत्व पर सहमत हुए। मोदी जी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मोदी जी और सुनक में पहली बातचीत हुई है। सुनक ने भी ट्वीट करके बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि आज ऋषि सुनक से बात करके बहुत खुशी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर मैंने उन्हें बधाई दी। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। मोदी जी ने कहा है कि एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के महत्व पर भी वो और सुनक सहमत हुए हैं। सुनक ने मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ब्रिटेन और भारत बहुत कुछ साझा करते हैं। हम जब अपने सुरक्षा, रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी को गहरा करने में लगे हैं, ऐसे में आने वाले वर्षों में और महीनों में हमारे दो महान लोकतांत्रिक देश क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसे लेकर मैं उत्साहित हूँ। ऋषि सुनक ने मंगलवार को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्हें दिवाली के दिन कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नया नेता चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ी जो ये खबर है दोस्तों कि भारत और ब्रिटेन के बीच जल्द हो सकता है एफटीए पर समझौता। जी हाँ, भारत और ब्रिटेन के बीच में लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की थी। तब भी कहा गया था कि दिवाली तक इस समझौते को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उस एक मुलाकात के बाद ब्रिटेन में काफी कुछ बदल गया। पहले बोरिस का इस्तीफा हुआ और फिर लिज ट्रस को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और ऐसे में अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर इस डील को पूरा करने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत के दौरान फिर सहमति तो बनी है। कब तक अमली जामा पहनाया जाता है दोस्तों, इसका इंतजार रहने वाला। अगर आप भी मानते दोस्तों कि ऋषि सुनक जी ही वो प्रधानमंत्री अब होने वाले हैं जो एफटीए को अमली जामा पहनाएंगे दोस्तों, तो हमें पूरा भरोसा है ऋषि सुनक जी पर, कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा अपना भारत। लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए बनेगा लैंडिंग ग्राउंड। बता दें, एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कई बार कहा है कि स्थिति सामान्य नहीं है। चीन की ओर से नए सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की खबरों के बीच भारत ने भी कमर कस लिया है दोस्तों। भारत जल्द ही पूर्वी लद्दाख में एलएसी से 50 किलोमीटर से कम दूरी पर लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपने न्योमा उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के उन्नयन के लिए निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। जी हां, चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान न्योमा हवाई क्षेत्र का उपयोग परिवहन के लिए किया गया है। चीनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों और C-130J स्पेशल ऑपरेशंस विमानों का संचालन किया गया है दोस्तों। वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया है कि ALG को जल्द ही लड़ाकू विमान संचालन के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। जी हां, योजना के अनुसार नए हवाई क्षेत्र और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में इस नए लैंडिंग ग्राउंड के लिए दोस्तों अपनी भारत
भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खालिस्तानी संगठन से निपटने के लिए क्या कर रही है ट्रूडो सरकार, कनाडा ने दिया ये जवाब। दरअसल भारत ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा जनमत संग्रह कराए जाने पर रोक न लगाए जाने पर गहरी आपत्ति एवं खेद व्यक्त कर चुका है। दोस्तों 6 नवंबर को ओंटारियो में प्रतिबंधित संगठन जनमत संग्रह करने जा रहा है। भारत ने कनाडा सरकार से इस पर रोक लगाने की भी बात कही है। तो वहीं भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने कहा है कि कनाडा में सभी धर्मों का स्वागत है। कैमरन से पूछा गया कि कैसे उनका देश कनाडा भारत विरोधी तत्वों से निपट रहा है, तो उन्होंने कहा कि कनाडा में हम सभी धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं। राजधानी दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त मैके ने गुरुवार को गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने लंगर कक्ष का भी दौरा किया। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि दोस्तों उनका यह जवाब एप्रोप्रिएट जवाब नहीं था जो कि भारत को और भारत के सवाल को संतुष्ट कर सके दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कनाडा की सरकार को लेकर दोस्तों क्या कनाडा की सरकार इस मामले पर बचती नजर आ रही है दोस्तों, आपको नहीं लगता? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान के जनरल बाजवा की भारत, चीन और अमेरिका वाली आखिरी ख्वाहिश बता दें। कुछ ही दिन बचे हैं जब पाकिस्तानी आर्मी के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे। 29 नवंबर को उनका ऑफिस में आखिरी दिन होगा और इससे पहले वो एक काम करना चाहते हैं। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में जनरल बाजवा अमेरिका गए थे। कुछ लोगों ने माना कि ये जनरल की विदाई यात्रा है, तो वहीं कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि वो साल 2019 की ही तरह इस बार भी अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बाजवा एक तय मिशन के साथ अमेरिका गए थे और उनका ये दौरा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। जनरल बाजवा ऐसे समय में अमेरिका गए थे जब पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते काफी नाजुक मोड़ पर थे। कई सालों बाद अमेरिका उनके देश पर भरोसा करने लगा था। अप्रैल में जब से इमरान खान की सत्ता गई है तब से ही पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक जारी है। सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी पर अगर यकीन करें तो पाकिस्तान को अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो बस चीन के साथ उसके अच्छे और संतुलित रिश्ते चाहता है। साथ ही उनका मकसद भारत के साथ तनाव कम करने के लिए मदद भी मांगना था। वो ऐसे समय में अपना पद छोड़ रहे हैं जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, साथ ही सैन्य संबंध भी बिगड़ चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर बता दें दोस्तों, जहां पीओके में किसी को अगर सताया तो अंजाम भुगतेगा पाकिस्तान। जी हां, संसद का संकल्प दोहरा गरजे राजनाथ सिंह। बता दें, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य को 2 हिस्सों में पुनर्गठित करने के बाद अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे में गए क्षेत्र को लेकर भी सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पीओके को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन वो खुद पीओके में लगातार लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान अब पीओके के लोगों का उत्पीड़न करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, रक्षा मंत्री ने इन्फेंट्री डे प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि इस मौके पर देश के सभी जांबाजों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने कहा कि शौर्य दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हर बाधा को पार करके हम देश को नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान कैसे मानवाधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, जबकि पीओके में लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि उसने भारत को जो हिस्सा अवैध रूप से कब्जाया है वहां रहने वालों को उसने कितने अधिकार दिए हैं। पाकिस्तान वहां होने वाली अमानवीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान वहां लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में उसे इसका नुकसान उठाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी राजनाथ सिंह की बात का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो राजनाथ सिंह ने बहुत सही कहा। बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर। और साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जिसे सुनकर दोस्तों आप लोग भी कहेंगे कि ये किस प्रकार का सर्वे किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गैलप के सर्वे पर कैसे भरोसा कर सकता है आवाम। सर्वे में निकलकर सामने आया है दोस्तों कि भारत से ज्यादा सुरक्षित देश है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य सुनकर दोस्तों आपको बड़ा ही अजीब लगा होगा, हम जानते हैं। आपको बता दें, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों का एक सर्वे प्रकाशित हुआ है और इस सर्वे में पाकिस्तान को भारत से भी ज्यादा सुरक्षित देश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही अटपटा सा सर्वे है। आपको बता दें, गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स के इस सर्वे में 121 देशों की सूची में भारत
भारत को 60वें नंबर दिया गया है दोस्तों। और इस सर्वे में देशों को 1 से लेकर 100 का स्कोर दिया गया है। जो देश 80 से ज्यादा का स्कोर किए हैं उन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। और इस लिस्ट में सिंगापुर 96 के स्कोर के साथ शीर्ष पर काबिज है, जबकि अफगानिस्तान 51 के साथ सूची में सबसे नीचे है। सिंगापुर के बाद ताजिकिस्तान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया को शीर्ष 5 में स्थान दिया गया है, जबकि दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और अफ्रीका में सिएरा लियोन, कांगो और गैबोन निचले 5 देशों में शामिल हैं। हालांकि इस सर्वे पर सवाल भी उठ रहे हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को इस सूची में 82 के स्कोर के साथ 42वें नंबर पर रखा गया है। ऐसे में दोस्तों भारत की बात करें तो 80 के स्कोर के साथ 60वें नंबर पर रखा गया है, यानी कि भारत से ज्यादा सुरक्षित देश इस सर्वे में पाकिस्तान को बताया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये बात सुनते ही हमें सर्वे पर सवाल जाहिर तौर पर उठाना चाहिए दोस्तों, और इस सर्वे को किसी भी प्रकार से सटीक नहीं माना जाना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सर्वे आते ही हर एक देश ने इस पर सवाल उठाया है और पाकिस्तान भी चौंक गया है दोस्तों कि वो भारत से ज्यादा सुरक्षित कैसे है। आप समझ ही पा रहे होंगे, इस पर आपकी राय तो बनती ही है। जी हाँ, और सवाल तो यही उठता है दोस्तों कि आखिर सर्वे करने वाली जो टीम थी उसने पाकिस्तान में ऐसी कौन सी सुरक्षा देख ली जो उसे भारत में नहीं दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर पुतिन के रुख में पहली बार दिखी नरमी। कहा अमेरिका से रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत को हूं तैयार, पर कोई जवाब नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि हम अमेरिका के साथ रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उस पर अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूसी पुतिन ने पश्चिमी देशों को खतरनाक, खूनी और गंदे भू राजनीतिक खेल करने के लिए लताड़ा। पुतिन ने कहा कि आखिर में अमेरिका और उसके सहयोगियों को रशिया से बात करनी ही पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने वर्ल्डाई डिस्कशन क्लब को बताया कि दुनिया भर में सत्ता में वही है जिन्हें पश्चिम ने अपने खेल की पंक्ति में डाल दिया है, लेकिन मैं इसे खतरनाक, खूनी और गंदा खेल कहूंगा। हवा में जहर बोने वाला इसके तूफान का सामना अवश्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर यूक्रेन में रशिया की ओर से लड़ रहे भाड़े के पूर्व अफगानी सैनिक मीडिया रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के बीच 8 महीने से जारी जंग अगले कुछ महीनों में और भीषण हो सकती है। रूस की ओर से पूर्व अफगानी सैनिकों के भी कूदने की खबर है। अफगानिस्तान के भाड़े के ये पूर्व सैनिक अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती अशरफ गनी सरकार के वक्त सेना में कार्यरत अफगानों को रशिया की ओर से यूक्रेन भेजा गया था और इससे यूक्रेन जंग और तेज होने का अंदेशा है। रशिया ने यूक्रेन व नाटो को परोक्ष चेतावनी देते हुए परमाणु अभ्यास भी किया है और परमाणु हथियारों में सक्षम लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री को आखिर क्यों याद आए बजरंगबली। जी हाँ, बता दें, अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में दिवाली समारोह का आयोजन किया और इस अवसर पर ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दीपावली त्योहार मनाना उनके धार्मिक आजादी के प्रति सहयोग दर्शाने का एक और तरीका है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश सचिव ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में अमेरिकी प्रशासन ने हिंदू देवता हनुमान जी की चोरी हो चुकी 500 साल पुरानी मूर्ति बरामद की थी, जिसे वापस भारत को सौंप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर 2016 और 2020 में हिंदुओं का मिला समर्थन। पीएम मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध। जी हाँ दोस्तों, किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान। बता दें, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को अगले स्तर तक यानी नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। फ्लोरिडा में अपने मारे लागो रिजॉर्ट में रिपब्लिकन हिंदू कॉलिजन यानी RHC द्वारा आयोजित दिवाली कार्यक्रम में शामिल करीब 200 भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उनके हिंदू समुदाय भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो RHC के संस्थापक शलभ कुमार को भारत में अपना राजदूत नामित करेंगे। RHC ने बीते दिनों दिवाली कार्यक्रम में ट्रंप द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो को जारी किया है। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं और 2024 में जीत दर्ज करते हैं तो भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रति उनकी कुछ खास प्रतिबद्धताएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि हमें 2016 और 2020 दोनों बार हिंदुओं का बहुत समर्थन मिला था और भारत तथा उसके लोगों का भी समर्थन मिला था। मैं
वॉशिंगटन डीसी में एक हिंदू होलोकास्ट स्मारक बनाने के विचार का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। ऐसे में दोस्तों भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हिंदू समुदाय को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सच में अमेरिकी राष्ट्रपति होते दोस्तों तो बहुत सी चीजें थी जो आज भारत के साथ बिल्कुल सही होती और जो युद्ध का संकट गहरा रहा है पूरे दुनिया में वो भी नहीं हुआ होता। मानते कि नहीं इस बात को? अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों प्लीज जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा देखते देखते वीडियो को। साथ ही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रशिया जा रहे विदेश मंत्री जयशंकर जी क्या पुतिन को मना पाएंगे? बता दें यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की अपनी पहली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे और मंत्री 8 नवंबर को मॉस्को में वार्ता करेंगे जहां वे द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर चर्चा करेंगे। जयशंकर की प्रस्तावित यात्रा पर विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों बढ़ते एक और खबर की ओर, जहां पर सूरजकुंड चिंतन शिविर में अनिल विज से नाराज दिखाई दिए अमित शाह जी। उन्होंने 4 बार इनको टोका, कहा ये लंबे भाषण देने की जगह नहीं है। जी हां, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को गुरुवार को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनके भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें कम से कम 4 बार टोका। दरअसल हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भाषण दे रहे थे तब अमित शाह जी ने उन्हें 4 बार टोका और कहा कि ये लंबे भाषण देने के लिए मंच ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर गुरुवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू हुआ था। जी हां दोस्तों एक और खबर की ओर चले, जहां पर ओवैसी को रूबी खान का जवाब, कहा हिजाब वाली कभी प्रधानमंत्री तो क्या अच्छी महिला नहीं बन सकती, क्योंकि जो महिला मुस्लिम लोगों के दबाव में हिजाब पहनती है वो अच्छी महिला कैसे बन सकती है और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। जी हां दोस्तों ओवैसी के हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर दोस्तों इनको करारा जवाब दिया गया है मुस्लिम महिला के ही द्वारा। जी हां दोस्तों बता दें गणपति स्थापना और नवरात्रि त्योहार मनाकर सुर्खियों में आई भारतीय जनता पार्टी के नेता रूबी खान ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला किया है। रूबी खान ने कहा है कि ओवैसी हमेशा ही भड़काऊ बयान देते रहते हैं। ओवैसी के हिजाब वाली महिला PM वाले बयान पर पलटवार करते हुए रूबी खान ने कहा है कि जो महिला मुस्लिम लोगों के दबाव में हिजाब पहनती है वो अच्छी महिला नहीं बन सकती है, तो देश की प्रधानमंत्री क्या बनेगी। ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी साहब जब भी बयान देते हैं वो देश को भड़काने वाला बयान ही देते हैं, उनका बयान बिल्कुल ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में क्या आप रूबी खान के इस जवाब से समर्थन दिखाते हैं? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले, जहां पर आज इंसाफ का कायल हो गया हूं सजा के बाद बोले आजम खान, अदालत ने मैक्सिमम सजा दी है। जी हाँ दोस्तों आखिर क्या है इनका इशारा बता दें। हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी नेता और विधायक आजम खान को गुरुवार को 3 साल की सजा सुना दी गई है। सजा देने के साथ ही अदालत ने आजम खान को जमानत भी दे दी है। अब वो मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। अदालत से सजा सुनाने और जमानत मिलने के बाद बाहर आए आजम खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आजम खान ने कहा है कि मेरे केस में ये मैक्सिमम सजा यानी सबसे ज्यादा अधिक से अधिक सजा दी गई है। बेल मैंडेटरी प्रोविजन है इसलिए बेल मिल गई है। मैं इंसाफ का कायल हो गया हूँ। कहा कि अभी ये पहला स्टेप है, आगे कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दी जाएगी। आजम खान के खिलाफ 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया है। तीनों ही मामलों में मैक्सिमम सजा 3 साल है। अभियोजन की तरफ से मैक्सिमम सजा की मांग की गई थी। अदालत ने इसे माना भी और सजा भी सुना दी। जी हाँ दोस्तों इस पर आपकी जो भी निजी प्रतिक्रिया हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।